आपका सारथी। नमस्कार, हम एक खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के तनावपूर्ण हालात और देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की। वहीं बात होगी लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुभारंभ और सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात पश्चिम बंगाल में ईडी रेड और दिल्ली से कोलकाता तक मची सियासी घमासान की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। ईरान में इन दिनों स्थिति काफी तनावपूर्ण और देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत दिसंबर 2025 के अंत में हुई थी, जो अब एक बड़े नागरिक आंदोलन का रूप ले चुके हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। ईरान में विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण जन विरोध की सबसे बड़ी वजह भीषण आर्थिक बदहाली है। ईरानी रियाल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 14 लाख रियाल तक पहुंच गई है। बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता विशेषकर मध्यम और निम्न वर्ग के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सरकार द्वारा पेश किए गए नए वार्षिक बजट में सब्सिडी में कटौती और भारी टैक्स ने आग में घी डालने का काम किया। बेलगाम महंगाई के खिलाफ ईरान में हो रहा प्रदर्शन गुरुवार रात तेज हो गया। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर आने की अपील की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सड़कों पर आ गए और रैलियां निकाली। ईरानी सरकार ने इससे निपटने की भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर लोग प्रदर्शन करते दिखे। सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें कटवा दी। इस पर लोग और उग्र हो गए और खामेनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि ईरान में शाह के समर्थन में नारेबाजी करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। दरअसल इन प्रदर्शनों को देखते हुए खामेनेई सरकार ने पूरे ईरान में हाई अलर्ट कर दिया है। ईरान ने एक नोटिस जारी कर एयर स्पेस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। ईरान ने एयर स्पेस विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और कुछ मध्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने वाले कई नोटिस जारी किए। ईरान के एयर स्पेस इराक, तुर्की और अजरबैजान की सीमाओं के पास के कुछ हिस्से प्रभावी रूप से बंद किए गए। आपको बता दें कि ऐसे नोटिस आमतौर पर आंतरिक सुरक्षा, अशांति, सैन्य गतिविधियों या बाहरी हमलों की आशंका के दौरान किए जाते हैं। राजनीतिक मांगे और नारों का शोर। शुरुआत आर्थिक मुद्दों से हुई थी, लेकिन अब ये प्रदर्शन पूरी तरह से शासन विरोधी हो गए। प्रदर्शनकारी तानाशाह की मौत के नारे लगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की ओर इशारा है। लोग अब केवल सुधार नहीं, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की मांग कर रहे हैं। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे सुने जा रहे हैं, जो ईरान में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनों के पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू ईरान की हालिया सैन्य विफलताएं हैं। दरअसल 2025 में इजरायल और अमेरिका के साथ हुए संक्षिप्त युद्ध के कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। वहीं क्षेत्रीय सहयोगियों के कमजोर होने से ईरानी जनता में शासन की शक्ति को लेकर विश्वास कम हुआ है। फिलहाल ये प्रदर्शन ईरान के शहरों और कस्बों में हो रहे हैं, जहां बाजार और दुकानें बंद हैं। एक एजेंसी के अनुसार ईरान में हुई हिंसा में अब तक कम से कम 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2270 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बढ़ने से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ दबाव बढ़ता दिखा है। मध्य पूर्व में स्थिति ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 12 दिनों से देश के बड़े शहरों में खामेनेई शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जाता है तो तगड़ा हमला किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद ही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। वहीं इन व्यापक प्रदर्शनों के बीच ईरान की मीडिया ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। लंबे समय तक हालात पर पर्दा डाले रखने के बाद अब सरकारी प्रसारक ने एक कार्यक्रम में यह माना है कि प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई और लोगों को
लंबे समय तक हालात पर पर्दा डाले रखने के बाद अब सरकारी प्रसारक ने एक कार्यक्रम में माना कि प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई और लोगों के हताहत होने की घटनाएं भी हुई। हालांकि ये सुइगाना अपने आप में खास है, यही के हालात अब छिपाने लायक नहीं बचे। वहीं सरकार ने इस हिंसा की जिम्मेदारी जनता के गुस्से पर डालने से इनकार कर दिया। दावा किया कि देश के भीतर आगजनी और हिंसक घटनाओं के पीछे अमेरिका और इजरायल से जुड़े आतंकी एजेंट, यानी शासन एक बार फिर अंदरूनी असंतोष को विदेशी साजिश बताने की लाइन पर चलता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव खामेनेई शासन पर बढ़ते अंदरूनी दबाव का साफ संकेत है। आर्थिक संकट, महंगाई और सामाजिक असंतोष ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शासन के लिए इसे काबू में रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार अपनी नाकामी और जनता के आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए विदेशी ताकतों को दोषी ठहराने की पुरानी रणनीति अपना रही। इससे पहले भी कई बार ईरानी शासन ने अंदरूनी विरोध को बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा बताया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया और बता दें कि फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहाँ पर ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निवेश बताता है कि यूपी में बीते 8 सालों में क्या परिवर्तन हुआ। प्रदेश के हर जिले में निवेश हो रहा है, जो कि बताता है कि अब यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल की ओर प्रदेश नहीं बल्कि पोटेंशियल को परिणाम में बदलने का वाला प्रदेश बन चुका है। आज का ये समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश के प्रति उद्योगों के बढ़ते हुए विश्वास का एक प्रतीक है। इंटीग्रेटेड चैसिस एंड बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आज यहां पर माननीय मुख्य अतिथि और अन्य हमारे विशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में अशोका लीलैंड का लोकार्पित हुआ है, जिसमें 2500 यूनिट प्रतिवर्ष अभी मैन्युफैक्चरिंग की इनकी क्षमता है और जिसे चरणबद्ध ढंग से इन्हें 5000 यूनिट प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के प्रति हम सब के दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में देश दुनिया के निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन चुका है। यही कारण है कि यूपी में निवेश के लिए 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 8 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हुआ है, यही कारण है कि आज देश के 55% एक्सप्रेसवे पर यूपी में है और बताया कि प्रदेश में रैपिड रेल बनाई जा रही है। प्रदेश में 18,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, 76 इंक्यूबेटर हैं, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और 8 यूनिकॉर्न वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। यह अशोका लीलैंड का ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यह हमारे लिए FDI और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी का यह पार्ट है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोग FDI की बात करते थे तो वह उसका अंश यूपी के अंदर बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा है, यानी जिसको आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से बड़े पैमाने पे FDI को और फॉर्च्यून 500 को इस फील्ड में आकर्षित किया है
और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। सितंबर 23 में एमओयू हुआ, जनवरी 24 में एलओआई और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई संपन्न हुई और मात्र 18 महीनों में एक विश्व स्तरीय प्लांट आज निर्मित होकर के हम देश को समर्पित करवा रहे हैं, जिसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यह प्लांट अभी समर्पित हुआ है। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी जिस तरह से यूपी को चला रहे हैं उससे सहज ही प्रदेश की रेटिंग एक्सीलेंट कही जा सकती है। अशोक लीलैंड कंपनी की इस ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन प्रदेश के औद्योगिकरण की दिशा में मील का पत्थर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। पहले जो प्रदेश दंगों और खराब कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वो अब निवेश के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बन रहा है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले जिस यूपी को खराब कानून व्यवस्था और दंगों से जोड़कर देखा जाता था, तो अब निवेश के क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्रदेश में निवेश होने से यहाँ के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ये सिर्फ प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है। ये भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य की दिशा में ही महत्वपूर्ण कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान का कारण बन गई। दिल्ली से कोलकाता तक टीएमसी के विरोध प्रदर्शन से सियासी पारा चढ़ गया। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते हुए नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी की नारे लगाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने कहा, देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ ममता के तेवर काफी सख्त थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। कहा कि मोदी के शासन में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
ममता को घोटाले के राज खुलने का डर। बीजेपी वहीं बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुरुवार को बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेड निजी कंपनी के दफ्तर पर थी। हमें नहीं समझ आता कि इसमें ममता क्यों घबरा गई। उन्हें डर है कि उनके घोटाले के राज खुल जाएंगे। प्रसाद ने कहा कि जांच को रोकना कानून का उल्लंघन है। ममता का हिसाब जनता करेगी। क्या है आईपीएसी, जहां पड़ा छापा। आईपीएसी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपीएसी की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपीएसी रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपीएसी की कमान प्रतीक के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जनसुराज पार्टी बनाई। आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर? पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। 8 जनवरी गुरुवार को ईडी और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता ऑफिस और उनके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। खबर थी कि संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वो जब दस्तावेज और हार्ड डिस्क साथ ले गई। आरोप लगाया कि आईपैक पर छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया। भाजपा ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई। ये घटना 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई, जब टीएमसी और भाजपा के बीच जंग चरम पर है। सवाल उठता है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है और क्या ये केंद्र की एनडीए सरकार के लिए माकूल मौका है कि वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए। राष्ट्रपति शासन संभावना और अनुच्छेद 356, 365। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्बई केस के फैसले ने इसे सीमित किया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह टूट जाए। केंद्र को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है। फिलहाल ममता का हस्तक्षेप जांच में बाधा माना जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 186 के तहत अपराध है। ईडी पीएमएलए की धारा 67 के तहत मजबूत है, जो जांच अधिकारियों को व्यापक शक्तियां देती है। अगर ईडी साबित कर दे कि ममता ने सबूत हटाए तो गिरफ्तारी संभव है। अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का एक अतिरिक्त और ठोस आधार प्रदान करता है। लेकिन राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की, जो संघीय तनाव बढ़ा रही है। ममता सरकार पर कब कब लटकी बर्खास्तगी की तलवार। कई ऐसी घटनाएं हैं जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का औचित्य साबित करते हैं। 2021 चुनावों के बाद हुई हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की मांग की थी। संदेश खाली कांड में महिलाओं पर अत्याचार और भूमि हड़पने के आरोपों पर सरकार की निष्क्रियता उजागर हुई। कोयला घोटाला, नौकरी घोटाला और शारदा चिटफंड जैसे मामलों में टीएमसी नेता शामिल रहे। कई मंत्रियों को दबाव के चलते ममता ने खुद बर्खास्त किया। ईडी, सीबीआई जांचों में अभिषेक बनर्जी जैसे शीर्ष नेताओं पर आरोप है। आईपैक रेड में ममता का हस्तक्षेप जांच में बहुत बड़ा आधार है। इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। संदेशखाली मामले में जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ। अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम पर हमले में राज्य सरकार की बहुत किरकिरी हुई। ईडी रेड और ममता का हस्तक्षेप। ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर ठगा। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपीएसी तक ट्रेस किया, जो 2022 में कथित रूप से टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुए। आईपीएसी के सह संस्थापक प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं और ममता के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी। बिहार की जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने ही इस संस्था की स्थापना की थी
और ममता का पिछला कैंपेन वो ही संभाल रहे थे। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता ने हथिया लिए, जबकि ममता ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नास्टी और नॉटी होम मिनिस्टर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डेटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रही थी। ममता ने खुद फाइल्स और लैपटॉप ले लिए, जो वीडियो में कैद हो गया। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।